हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 6 और इसमें आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल बिहार एसएससी के एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे है। सारे मिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से आपका जीके जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस आपका अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले के 5 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारी वीडियो एक साथ आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ओजोन परत किस मंडल में मिलता है, तो समताप मंडल में ये पाया जाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है एक 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर, ये ध्यान रखिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि भूतल पर परावैज्ञानिक विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकने के लिए जो कि समताप मतलब ओजोन परत एक तरह से सहायक होता है। राइट, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। जो परावैज्ञानिक किरण होता है वो मनुष्यों के लिए त्वचा कैंसर का कारण बनता है, काफ़ी हानिकारक होता है, तो इसे याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है किस पर। सीधी पड़ती है किस पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, भूमध्य रेखा पर। 0 डिग्री जिसको कहा जाता है इक्वेटर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है। खारा मतलब लवणता जिसको कहते हैं, खारा है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, मृत सागर, जिसको डेड सी कहते हैं, मृत सागर। ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खारा है वो वान झील होता है। वान झील के बाद ही आपका मृत सागर आता है, क्योंकि तुर्की का जो वान झील है इसकी लवणता की बात करें कि इसके जल की जो खारापन है वो प्रतिशत 338% के आसपास हो जाता है, जबकि मृत सागर में जो खारापन है यानी लवणता जो है वो 243% ही होता है। तो यानी इसका देख सकते हैं लगभग जो कि 100% ज़्यादा, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पे मृत सागर, इस चीज़ को याद रखिएगा। कैस्पियन सागर की हम बात करें तो ये भी याद रहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा अगर झील पूछे कि सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को झील क्यों कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार का वो झील है, उसको सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस झील का जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से उसको एक प्रकार का सागर का नाम दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से निकटतम दूर पर स्थित ग्रह कौन सा है, यानी कि पृथ्वी के निकटतम सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के निकटतम सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र होता है, जिसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का बहन के नाम से जाना जाता है, भगिनी के भी कहा जाता है। और सबसे चमकीला तारा सबसे चमकीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। और क्या, बस इतना याद रखिए। और सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बिल्कुल सही आंसर होगा। गुलाम वंश के, जो कि इसको गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि ये खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और इसने, हम कह सकते हैं, इक्ता प्रथा को स्टार्ट किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और साथ ही साथ तुर्कान चहलगानी जो नामक एक 40 सरदारों का संगठन हुआ था, उसकी स्थापना भी इल्तुतमिश ने ही की थी। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। बताइए कौन एक सुमेलित नहीं है। तो शेरपा जो है वो नेपाल, बिल्कुल सही। थारू जनजाति उत्तराखंड के साथ सही है। और टोडा दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी के सभी सही है, कोई गलत यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वात रोग रक्त में किस अम्ल के अधिकता के कारण होता है। बताइए कि वात रोग जो है वो किस अम्ल के अधिकता के कारण होता है। रक्त में अगर यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसको हम वात रोग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा वात रोग। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि जो हमारा एप्लीकेशंस पे कोर्स है उसकी कीमत को कम कर दीजिए। तो हमारी टीम ने एक कोशिश की है एग्ज़ाम स्पेशल करके, जो कि डिस्काउंट ऑफर निकाला गया। और इसमें आपको हमारी जो भी कोर्सेज है उस पर डिस्काउंट किया गया। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, लास्ट टाइम है, रिविजन्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो ज्वाइन करना है जिनको, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। नीचे दी गई एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद अपने किसी भी फ़ोन नंबर से लॉगिन करिए। लॉगिन करके नीचे में स्टोर सेक्शन का ऑप्शन आएगा, स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको 3rd सीजीएल स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन होगा कोर्स का, आप उसको ओपन करेंगे, नीचे जाएंगे तो वहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा। 199 के साथ आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। ऑफर सिर्फ और सिर्फ 5 नवंबर तक के लिए दिया गया, यानी कल तक आपके पास मौका है। जिन लोगों को ज्वाइन करना जा करके कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल से सक्रिय थे, किस काल से संबंधित थे, सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर राज्यकाल। ठीक है, विजयनगर राज्यकाल। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। किसके समय में? मध्यकालीन शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 1333 ईस्वी में, सॉरी, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, ये चीज़ याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? डाक व्यवस्था का, सल्तनत काल में जो प्रचलित डाक व्यवस्था थी, इसका विस्तृत वर्णन किया है किसने? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता, यहाँ पे एमबीटी ध्यान रहेगा, 1333 में भी जस्ट बताया, तो 1333 ईस्वी में ये भारत आया हुआ था, मोरक्को यात्री था। ठीक है, और इसकी एक पुस्तक है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है रेहला। रेहला बहुत ध्यान रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो अगर हम डेट की बात करें तो डेट हमारा होता है 14 जून। ठीक है, सॉरी 14 जनवरी होगा, 14 जनवरी आपका 1761। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ऑप्शन सी हो जाएगा। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन। कौन होंगे? अमर्त्य सेन। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बात के संबंध में या फिर उनके बारे में कथनों पर विचार करिए और यहाँ पे बताना है कि क्या सही होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स क्या है? अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। बिल्कुल सही है, नगद वेतन देने की जो प्रथा थी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को अब एक नया भी बनाने की बात की गई है, भाला फेंक दिवस। ठीक है, और 18 दिसंबर क्या होता है? 18 दिसंबर को हमने बात किया था, जैसे कि आपका 9 जनवरी जो होता है वो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है, तो 18 दिसंबर को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को टिक करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमें बनता है कि आदि ग्रंथ संग्रहित किया किसने? आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सिखों के पांचवें गुरु। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन बी होगा। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? अमीर खुसरो तोते हिंद के नाम से ये फेमस है। अमीर खुसरो किसके दरबार में ही रहते थे? हिंदुस्तान का तोता, तोतिए हिंद, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही आंसर बनता है। खालसा पंथ जो है इसकी स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सिखों के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक जो योजना है ना या फिर आर्थिक नियोजन जो विषय है किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक नियोजन का विषय किसके अंतर्गत आता है? तो सी हो जाएगा राइट आंसर, समवर्ती सूची का। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो पहले देखिए 47 होता था, लेकिन अब 52 इसके अंतर्गत आता है। सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा इसी के अंतर्गत आता है, 1 इसी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनको यहाँ पे आर्टिकल 66 आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 66 के अनुसार दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर के बनने वाला जो निर्वाचक सदस्य होते हैं उन्हीं को यहाँ पे बनाया जाता है, निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है?
ये बात किसने कही थी? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? डेट के साथ बताना है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, लॉर्ड डफरिन के समय में। बहुत ही सिंपल से यार, आप सभी को पता होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेट के साथ मेंशन करना है, सिर्फ 1885 लिखने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। तो डेट जरूर मेंशन करके बताइए कि कब होगा। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हरा करके चालुक्य शासक ने उसे दक्षिण में विस्तार करने से रोक दिया था। तो बताइए वो चालुक्य शासक कौन था जिसने हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन को हराने के पश्चात दक्षिणापंथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो हमने बात किया था पल्लव वंश के जो शासक थे नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न, ब्लैक कॉटन मृदा को इस रूप में भी जाना जाता है। काली कपासी जो मृदा होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? काली कपासी मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगुर, जो कि कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? बताइए, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो ध्यान देंगे, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ठोस में सबसे अधिक होता है। ठोस में सबसे अधिक होता है। ध्वनि निर्वात में गमन करती है या नहीं करती है? ध्वनि निर्वात में गमन करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपने उसका एग्जाम्पल देखा होगा, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, और इस कारण से हम चंद्रमा पर दो व्यक्तियों की आवाज़ों को नहीं सुन सकते। दो व्यक्ति आपस में जब बात करेंगे तो मतलब नहीं सुन सकते हम, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि का गति का संचरण नहीं होगा। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? षड्यंत्रकारियों, सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, क्या बनेगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो बताइए कि कौन सही तरीके से मैच नहीं करता। देखिए, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी पर बिल्कुल सही होगा। लुधियाना की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि लुधियाना सतलज नदी पर पड़ता है, जबकि जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती ये सभी के सभी सही है। यहाँ पे बी जो कि गलत होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है बनाया गया था किसके द्वारा? बताइए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है वो बनाया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया था 8 अगस्त 1942 को, जो कि ये आंदोलन प्रस्तावित हुआ था और 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसके तुरंत यानी 9 अगस्त को ही जैसे कि एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन है कि विश्व व्यापार संगठन स्थापित किया गया कब? विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना गैट के स्थान पर की गई थी, GATT, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था, लेकिन इसके स्थान पर WTO आया 1 जनवरी 1995 से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो दोनों मिलाइए और देखिए क्या होगा। सूची 1 और सूची 2, एक तरफ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। तो बांदीपुर कहाँ पर पड़ता है? बांदीपुर कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। तो यहाँ पे देखिए बांदीपुर फर्स्ट का 4 के साथ मैच होगा, फर्स्ट का 4 के साथ। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी का 2 दोनों में मिल गया, तो सी तो 2 हमारा क्लियर हो गया कि सी आपका। वैसे कल की वीडियो मैंने आपको बताया था अबोहर वन्य जीव अभयारण्य पंजाब में। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, कल की वीडियो में आपने देखा होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि या ए होगा या फिर सी होगा। तो गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है, कहाँ पर? गुजरात में। तो बी का फर्स्ट यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए राइट आंसर हम सी को टिक करेंगे। याद रखिएगा, जो आप यहाँ पे देख ले रहे हैं, रोहला जो है वो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ऑप्शन ए होगा चेर। ठीक है, चेर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, चेर। मराठा मंडल या फिर मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? मराठा मंडल या फिर मराठा राज्य संघ
किस पेशवा के समय में हुई थी? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्क्योप्टेरिस है। आर्क्योप्टेरिस क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, आर्क्योप्टेरिस हम कह सकते हैं कि एक तो आपका देखिए ये सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी मानी जाती है, और यहाँ पे हमारा सही आंसर फिलहाल हो जाएगा जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगर दोनों के बीच में पूछा जाता तो सरीसृप और पक्षी के बीच की एक कड़ी मानी जाती है आर्क्योप्टेरिस। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किया गया था जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा। जोसेफ फ्यूरियर। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न ये है कि आप जल्दी से नीचे कमेंट करके ये बताइए कि ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है और कौन कौन से ग्रीन हाउस जो कि मेनली हम जानते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप लोग वैसे मुझे पता है कि आप लोग कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग पास इतना टाइम है कहाँ यार कि आप लोग किसी क्वेश्चंस का पर्टिकुलर कमेंट करके आंसर बताओ। नहीं, मैंने गलती की, मुझे माफ़ करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन का मात्रा सर्वाधिक होता है? प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? सोयाबीन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सोयाबीन होता है और एक मशरूम भी होता है, तो उसे भी याद रखिए। ऑप्शंस में जो आपको दिखे उसे टिक करना है। किसी परमाणु के लिए जो कि पल्म पुडिंग जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? पल्म पुडिंग मॉडल को किसने जो कि दिया था, प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, जे थॉमसन। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? यानी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। वाणिज्यिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। देखिए वाणिज्यिक कहने का मतलब जितने भी व्यापार होते थे वो सभी के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जबकि 1813 के अंतर्गत चाय और चीन को छोड़ करके समाप्त किया गया था। लेकिन इसमें पूरी तरह से कहा जा रहा है कि वाणिज्यिक अधिकारों को समाप्त कर दिया, यानी जो भी व्यापार करने का अधिकार थे समाप्त होगा, तो 1833। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वायुमंडल से या फिर वातावरण से कह सकते हैं कि वो कौन सी गैस को लेते हैं, वो गैसों को अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारे द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइडों को वो ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और जब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं ताकि हम उनको इनहेल करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया कि क्या ही बात करें। देखिए ध्यान दीजिएगा कि शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 78 डिग्री सेल्सियस पर जो कि ठोस अवस्था में ये पाई जाती है, उसको मतलब परिवर्तित हो जाता है ठोस अवस्था में, उसे हम लोग कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? कई बार हमने बात किया उत्परिवर्तन का सिद्धांत, एच.डी. व्रिज। ठीक है, युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ होता है किसका? सतपुड़ा का। और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पे बी को टिक करेंगे, बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि निम्न में से किस एक की मतलब सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? किसकी सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? तो राइट आंसर वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग, ऑप्शन ए वित्त आयोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, यार नहीं किए तो कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने पर सूचक है? यानी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण जो है निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक होता है? तो लाइकेंस। लाइकेंस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी लाइकेंस।
और एक चीज़ ध्यान रखिए, लाइकेन किसका किसका सम्मिश्रण होता है, जैसे कि शैवाल और कवक, ठीक है, शैवाल और कवक ये दोनों याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक तैयार करने के लिए एक मानदंड नहीं है, मानदंड नहीं है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आप देखते हैं उसी की बात की जा रही है, तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर मापा जाता है, लेकिन क्रय शक्ति का कोई इसमें मतलब नहीं होता है, इसलिए हम सी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला है कि लोक लेखा समिति का गठन भारत में कब हुआ था। लोक लेखा समिति का गठन भारत में कब हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। महिलाओं को मत देने का अधिकार भी पहली बार इसी के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला जो कि उद्योगशाला अधिनियम या फिर जो कि कैसे ना कारखाना अधिनियम कहा जाता है, तो पहला कारखाना अधिनियम या उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। क्या बनेगा राइट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को हम लोग स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जानते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, और इन्हीं के समय में भारत में प्रथम बार जो कि नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था 1881 से ही, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लॉर्ड रिपन को जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा भी दी थी, तो ये भी याद रखेंगे। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोविंद सागर झील, मानव निर्मित झील सबसे बड़ी गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चंस, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निष्क जो जाने जाते थे किस लिए, आभूषण के लिए प्रयुक्त होता था, और ये स्वर्ण आभूषण था। पूछा कि कहाँ का आभूषण होता था, गले का आभूषण होता था, ठीक है, गले का आभूषण निष्क, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि आपको इस तरह की रोजाना वीडियोज़ मिलती रहे। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।